मध्य पूर्व की राजनीति को एक लंबे और तनावपूर्ण महाभारत की तरह देखा जाए तो सऊदी अरब और ईरान इस कहानी के दो सबसे बड़े महाशक्तिशाली पक्ष हैं। दोनों मुस्लिम बहुल देश हैं, दोनों के पास अपना तेल है, दोनों क्षेत्रीय नेतृत्व चाहते हैं और दोनों ने 1979 के बाद से एक दूसरे को सिर्फ प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि अस्तित्वगत चुनौती की तरह देखा है। 1979 यही वो साल था जिसने पूरे मध्य पूर्व की राजनीति बदल दी। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, शाह मोहम्मद रजा पहलवी की पश्चिम समर्थित राजशाही खत्म हुई और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना हुई। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था बल्कि एक वैचारिक क्रांति थी। नई ईरानी व्यवस्था ने खुद को पूरे इस्लामी जगत के लिए एक वैकल्पिक मॉडल के रूप में पेश किया। दूसरी ओर सऊदी अरब खुद को इस्लाम के दो सबसे पवित्र शहरों मक्का और मदीना का संरक्षक और सुन्नी नेतृत्व का केंद्र मानता था। यहीं से दोनों देशों के बीच विचारधारात्मक टकराव शुरू, यानी कि विचारों की लड़ाई शुरू हो गई। क्रांति के बाद खुमैनी ने कई बार मुस्लिम देशों से राजशाही के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। सऊदी नेतृत्व को यह सीधी चुनौती लगी। रियाद को डर था कि अगर ईरान की क्रांतिकारी सोच पूरे क्षेत्र में फैल गई तो उसकी अपनी राजशाही भी खतरे में पड़ सकती है। इसी दौर से दोनों देशों के बीच अविश्वास स्थायी होता चला गया। 1980 में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। 8 साल तक चला इराक ईरान युद्ध आधुनिक इतिहास के सबसे लंबे और सबसे विनाशकारी युद्धों में गिना जाता है। इस युद्ध में सऊदी अरब और कई अन्य खाड़ी देशों ने आर्थिक और राजनीतिक रूप से इराक का समर्थन किया। उनका उद्देश्य साफ था, ईरान की क्रांतिकारी ताकत को सीमित रखना। ईरान ने इसे अपने खिलाफ सुन्नी अरब देशों और पश्चिमी शक्तियों की संयुक्त रणनीति माना। इस युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच अविश्वास इतना गहरा हो गया कि भविष्य की लगभग हर क्षेत्रीय घटना उसी नजरिए से देखी जाने लगी। युद्ध खत्म होने के बाद भी संघर्ष समाप्त नहीं हुआ बल्कि उसने नया रूप ले लिया। अब मुकाबला सीधे युद्ध का नहीं बल्कि प्रभाव बढ़ाने का था। अब आते हैं 1990 में। 1990 के दशक में सऊदी अरब ने अपनी आर्थिक ताकत, धार्मिक संस्थानों, मस्जिदों और वैश्विक इस्लामी संगठनों के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाया। दूसरी तरफ ईरान ने शिया समुदायों, धार्मिक संस्थानों और राजनीतिक संगठनों के जरिए अपना नेटवर्क मजबूत करना शुरू किया। लेबनान में हिजबुल्लाह का उदय इसी रणनीति का हिस्सा माना गया। फिर आया 2003। अमेरिका ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई। ये घटना ईरान के लिए रणनीतिक जीत साबित हुई। इराक में शिया नेतृत्व मजबूत हुआ और तेहरान का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। सऊदी अरब को लगा कि ईरान अब इराक, सीरिया और लेबनान तक अपना प्रभाव स्थापित कर रहा है। इसी दौर में शिया क्रेसेंट शब्द अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बना। 2011 का अरब स्प्रिंग इस प्रतिद्वंद्विता को और खुलकर सामने ले आया। सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ। ईरान ने राष्ट्रपति बशर अल असद का खुलकर समर्थन किया। दूसरी ओर सऊदी अरब के असद विरोधी कई समूहों को समर्थन दिया। यमन में हूती विद्रोहियों का उदय हुआ जिन पर सऊदी अरब लगातार ईरान का समर्थन मिलने का आरोप लगाता रहा। बहरीन में राजनीतिक अशांति, लेबनान में सत्ता संघर्ष और इराक की आंतरिक राजनीति, हर जगह दोनों देशों के हित आमने सामने दिखाई देने लगे। विशेषज्ञ इसे प्रॉक्सी वार कहते हैं, यानी ऐसी लड़ाई जिसमें दो देश सीधे युद्ध नहीं लड़ते बल्कि अलग अलग समूहों, मिलिशिया और स्थानीय संगठनों के जरिए अपने हित साधते हैं। पिछले 1.5 दशक में मध्य पूर्व के कई संघर्षों में यही पैटर्न देखने को मिला। 2016 में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। सऊदी अरब ने प्रमुख शिया धर्मगुरु शेख निम्र अल निम्र को फांसी दी। उसके बाद तेहरान स्थित सऊदी दूतावास पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। जवाब में सऊदी अरब ने ईरान से राजनयिक संबंध पूरी तरह खत्म कर दिए। दोनों देशों के दूतावास बंद हो गए और बातचीत लगभग समाप्त हो गई। इसी बीच ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी बड़ी चिंता का विषय बन गया। सऊदी अरब को डर था कि अगर ईरान परमाणु क्षमता के बेहद करीब पहुंच गया तो पूरे क्षेत्र का जो सामरिक संतुलन है वो बदल जाएगा।
दूसरी ओर ईरान लगातार कहता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण और सैन्य तनाव लगातार बढ़ते रहे। और इस दरमियान सऊदी लगातार अमेरिका के करीब जाता गया। अमेरिका के बेस जो हैं सऊदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में बनते गए। 2019 में सऊदी अरब की अरामको तेल सुविधाओं पर हुए हमले ने पूरी दुनिया को हिला दिया। उत्पादन अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ और वैश्विक तेल बाजार में हलचल मच गई। अमेरिका और सऊदी अरब ने इस हमले के पीछे ईरान को जिम्मेदार ठहराया, जबकि ईरान ने आरोपों से इनकार किया। इस घटना ने दिखाया कि दोनों देशों की प्रतिद्वंदिता सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे दोनों देशों को ये एहसास होने लगा कि लगातार टकराव दोनों के लिए नुकसानदेह है। सऊदी अरब विजन 2030 के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से आगे ले जाना चाहता था। उसे विदेशी निवेश, पर्यटन और बड़े आर्थिक प्रोजेक्ट्स के लिए स्थिर क्षेत्रीय माहौल चाहिए था। वहीं ईरान वर्षों से आर्थिक प्रतिबंधों, महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का सामना कर रहा था। यहीं से बातचीत की नई कोशिशें शुरू हुई और 2023 में एक ऐतिहासिक मोड़ आया। चीन की मध्यस्थता में बीजिंग में दोनों देशों ने राजनयिक संबंध बहाल करने पर सहमति जताई। ये समझौता दुनिया के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि वर्षों तक अमेरिका मध्य पूर्व की कूटनीति का प्रमुख खिलाड़ी रहा था, लेकिन इस बार चीन ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। समझौते के तहत दोनों देशों ने दूतावास फिर से खोलने, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने और पुराने सुरक्षा समझौतों को लागू करने पर सहमति व्यक्त कर दी। हालांकि विशेषज्ञों ने उसी समय कह दिया था कि ये शांति समझौता नहीं बल्कि प्रैग्मेटिक रीसेट है, यानी दोनों देश अपनी दुश्मनी खत्म नहीं कर रहे बल्कि उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 और 2025 में क्षेत्र में नए संकट उभरे। इजराइल, ईरान और क्षेत्रीय तनाव फिर बढ़ा, लेकिन इस बार सऊदी अरब ने अपेक्षाकृत संयम दिखाया। उसने खुली सैन्य भागीदारी से दूरी बनाई और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया। इस दौरान ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों के बीच कई दौर की बातचीत भी चलती रही। इसका उद्देश्य था कि क्षेत्रीय संघर्ष दोनों देशों के बीच सीधे टकराव में ना बदले। फिर भी अविश्वास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। सऊदी अरब आज भी ईरान की मिसाइल क्षमता, प्रॉक्सी नेटवर्क और क्षेत्रीय प्रभाव को अपनी सुरक्षा के लिए चुनौती मानता है। दूसरी तरफ ईरान को लगता है कि सऊदी अरब अब भी अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ मिलकर उसके खिलाफ क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ये भी समझना जरूरी है कि दोनों देशों की प्रतिस्पर्धा केवल सैन्य नहीं है, ये धार्मिक नेतृत्व, ऊर्जा बाजार, इस्लामी दुनिया में प्रभाव, निवेश, मीडिया और भू राजनीतिक गठबंधनों तक फैली हुई है। ओपेक में तेल उत्पादन से लेकर लाल सागर और फारस की खाड़ी की समुद्री सुरक्षा तक दोनों देशों के फैसले पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। 2026 तक की तस्वीर यही है कि दोनों देशों के बीच खुला टकराव पहले की तुलना में कम जरूर हुआ है, लेकिन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा खत्म नहीं हुई है। दोनों एक दूसरे को लेकर सतर्क हैं, दोनों संवाद भी कर रहे हैं और दोनों अपनी अपनी सुरक्षा तैयारियों को भी मजबूत बनाए हुए हैं। यानी रिश्ते अब शीत युद्ध जैसे हैं, जहां बातचीत भी चलती है और प्रतिस्पर्धा भी चल रही है। इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि भू राजनीति में दुश्मनी केवल सीमाओं तक तय नहीं रहती है, यानी कि सीमा तय नहीं करती। कई बार विचारधारा, इतिहास, सुरक्षा, संसाधन और सत्ता की राजनीति मिलकर ऐसी प्रतिद्वंदिता पैदा करती है जो पीढ़ियों तक चली आती है। सऊदी अरब और ईरान की कहानी भी ऐसी ही है। 1979 की क्रांति से शुरू हुई ये प्रतिस्पर्धा आज भी मध्य पूर्व की लगभग हर बड़ी घटना के पीछे किसी न किसी रूप में मौजूद दिखाई देती है। आने वाले वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे, ये केवल तेहरान और रियाद ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक राजनीति के भविष्य को भी प्रभावित करेगा। और यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि मध्य पूर्व में यानी खाड़ी क्षेत्रों में लाखों भारतीय निवास करते हैं और उन क्षेत्रों में किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी छोटी सी फैक्ट्री में भी कुछ इशू होता है, युद्ध होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, बातें बढ़ती हैं, तो हर एक भारतीय अफेक्टेड होता है। और वो इसलिए नहीं कि वो वहां रह रहा है,
भारतीय इसलिए भी अफेक्टेड होते हैं कि जो वहाँ रह रहे हैं उनके करीबी, उनकी फैमिली, उनके रिश्तेदार भारत में भी रहते हैं और वहाँ अशांति यहाँ भी घरों को अशांत करता है। मध्य पूर्व की राजनीति में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो कभी सामान्य नहीं रहे। सऊदी अरब और ईरान का रिश्ता भी ऐसा ही है। दो मुस्लिम बहुल देश, दोनों ऊर्जा महाशक्ति, दोनों इस्लामी दुनिया में प्रभावशाली, लेकिन पिछले लगभग 5 दशकों से एक दूसरे के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी। ये कहानी सिर्फ शिया बनाम सुन्नी की नहीं है। ये सत्ता, तेल, सुरक्षा, क्रांति, राजशाही, अमेरिका, चीन और पूरे पश्चिम एशिया के भविष्य की कहानी है। आज जब दुनिया ईरान, इजराइल और अमेरिका के तनाव पर नजर रख रही है, तब ये समझना भी जरूरी है कि आखिर सऊदी अरब और ईरान के बीच दुश्मनी की जड़ें कितनी गहरी हैं और क्यों 2026 तक भी ये प्रतिद्वंदता पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी है। इस खबर में इतना ही, लेकिन ये एक जो विचार है युद्ध से ऊपर होता है। विचार यानी कि युद्ध के पहले जो दो देश होते हैं वो सोचते हैं कि क्या किया जाए, उसके बाद इसको युद्ध में परिवर्तित कर दिया जाता है और इस युद्ध की वजह से सिर्फ दो देश नहीं पिसते हैं। आज के इस युद्ध को अगर आप देखें जो मध्य पूर्व में चल रहा है, जो मिडिल ईस्ट में, इजराइल, अमेरिका और ईरान, क्या सिर्फ 3 देश ही इस युद्ध में पिस रहे हैं? जवाब पूरी तरह से ना है। पूरी दुनिया इस वैश्विक त्रासदी की चपेटे में है। वो भारतीय जो इन देशों में, खास करके खाड़ी के सभी देशों में अलग अलग तरीके का काम करते हैं, चाहे वो शेफ हो, चाहे वो फैक्ट्री में हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो लेबर्स के तौर पर काम कर रहे हों, चाहे वो किसी ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हों, किसी बिजनेस, किसी फैक्ट्री को लीड कर रहे हों, पिसता तो हर वो भारतीय है उन देशों के साथ जो लड़ाइयाँ कर रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.